हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 9 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी हमने फर्म का ऑडिट, एलएलपी का ऑडिट कैसे किया जाएगा, देन लोकल बॉडीज का ऑडिट, एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और सोसाइटीज का ऑडिट कैसे किया जाएगा वो हमने इन डिटेल समझा हुआ है। राइट, होपफुली वो सारे ही वीडियोज आपने देख लिए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं गवर्नमेंट ऑडिट, जो दिया हुआ है पेज नंबर 9.5 पर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑडिट में से जनरली ऑलमोस्ट ओल्ड कोर्स में तो सारे ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मतलब रेयरली 6-7 अटेम्प्ट्स में से रेयरली 1-2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकी सारे ही अटेम्प्ट में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे। तो न्यू कोर्स में भी चांसेस है कि गवर्नमेंट ऑडिट में से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही। राइट, तो ये अच्छे से करके जाना चाहिए आपको। इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, समझ में भी आ जाएगा, ईजी है, थोड़ा सा लंबा है बट इजीली समझ में आ जाएगा। राइट, तो चलिए हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में। गवर्नमेंट ऑडिट में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो कॉरपोरेशंस है, उनके जो भी वर्क वो लोग करते हैं, उसमें जो भी इनकम मिलती है और जो एक्सपेंसेस वो करते हैं, उनका ऑडिट किया जाता है। राइट, उसके लिए जनरली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल C&AG है, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनके अकाउंट्स प्रिपरेशन, कंपाइलेशन के लिए और उनके ऑडिट के लिए। और साथ में जो गवर्नमेंट कंपनीज रहती है, जिसके बारे में आपने शायद लॉ के अंदर कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर में समझा होगा, तो वो गवर्नमेंट ऑडिट में, गवर्नमेंट कंपनीज में C&AG है, वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। और स्पेसिफिकली जो रेवेन्यू, रिसिप्ट्स है, एक्सपेंडिचर है, स्टोर्स वगैरह है, तो उनका ऑडिट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उसमें कैसे किया जाएगा, उसमें उनका क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स की जाएगी, वो यहाँ पर हमें समझाया हुआ है। राइट, इसके पहले जो हमने मतलब कि जो बेसिक चैप्टर है, चैप्टर 1 to 8 और चैप्टर 11, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्बिनेशन, प्रोसीजर्स, वो सारी चीजें तो यहाँ पर आएगी ही, बट ये स्पेसिफिक टू द गवर्नमेंट होगा। राइट, तो चलिए वो समझते हैं। यहाँ पर जो बैकग्राउंड दिया हुआ है वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ द स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द स्टेट जो फंड है जिसमें से एक्सपेंडिचर है वो किए जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का होगा तो उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाएगा। और वो सारे हर स्टेट का भी होगा तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट होगा। राइट, तो उसमें क्या क्या कवर अप होता है वो नीचे ब्रैकेट में दिया है। एज पर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या कवर अप होता है वो हमें समझाया है, बट वो आपको आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, all the loans taken by the government of India and all the amount of repayment of loans received by the government of India। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना भी रिसीव हुआ है, राइट, इंडियन गवर्नमेंट को, वो सारी चीजें, जो सारी रिसिप्ट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, राइट, तो उस सोर्सेस में से जो इनकम हुई है वो पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनेगा, इनकम टैक्स, GST एक्सेट्रा। फिर अगर कोई भी लोन ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट, आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज वगैरह से, तो वो पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनेगा। और अगर इंडिया ने किसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दी है तो उनके से जो रीपेमेंट मिलेगा वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कवर अप होगा। राइट, तो जितना भी फंड रिसीव होता है गवर्नमेंट को वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया माना जाता है और उसी में से एक्सपेंडिचर वगैरह किए जाता है। राइट, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की डेफिनेशन, मीनिंग जो दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें इसमें कवर अप होती है, रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड लोन रिसीव्ड, लोन टेकन by the government of India, and third repayment on loan received by the government of India। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसोलिडेटेड फंड होगा जिसमें उनके जो टैक्सेस में से इनकम हो रही है, उन्होंने जो लोन ली है या फिर उन्होंने जो लोन दी थी उनका रीपेमेंट मिल रहा है, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बन जाएगा। सिंपल, चलिए फिर ये जो 2 पैराग्राफ है वो भी आप इग्नोर कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 9.6 पर भी जो 2 पैराग्राफ्स है वो भी ठीक है। फिर यहाँ पर हमें गवर्नमेंट ऑडिटिंग का मीनिंग समझाया हुआ है। द UNH हैंडबुक ऑन गवर्नमेंट ऑडिटिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज डिफाइंस गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर विच इज एज फॉलो। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिटिंग का मतलब समझाया है।
गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट का जो डेफिनेशन था, जो चैप्टर 1 में हमने समझा था, वहां पर क्या था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, राइट, वो कवर अप होता था। एग्जामिनेशन है वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, तभी वो ट्रस्टवर्दी होगा, जो थर्ड पर्सन है वो रिलाई कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस पर्पस के लिए हो रहा है उसी पर्पस के हिसाब से वो चेकिंग एग्जामिनेशन वगैरह होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, सिस्टम कुछ होनी चाहिए कि किस तरह से क्या चेक करना है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, वो समझकर। प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, राइट, एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ किसकी है, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस। मेनली जो ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, राइट, बट गवर्नमेंट ऑडिट में अब परफॉर्मेंस के लिए, इकोनॉमिकली है या नहीं, वो सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है, तो उसमें ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी चेक किए जाते हैं, राइट। तो ऑडिटिंग अब जो है वो लिमिटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह भी देखा जाएगा, राइट। तो 3 चीज़ों के लिए हो सकता है, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशंस, अदर ऑपरेशंस के लिए ऑफ अ पब्लिक एंटिटी। जो पब्लिक एंटिटी है तो ही गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे। मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन, वो हो चुका उसके बाद किया जाएगा, मतलब कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स हो चुके हैं पास्ट पीरियड में, वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली चेक किया जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर 23-24 जो है फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स हुए उसका ऑडिट है वो 31 मार्च 2024 के बाद किया जाएगा, सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन। और जब एग्जीक्यूट किए जाएंगे उसके बाद वो किया जाएगा, वो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म की जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जैसे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट किया जाता है, वैसे ही जो गवर्नमेंट ऑडिटिंग है वो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्यूटिंग एंड वेरीफाइंग देम, क्यों किया जाता है, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्यूट किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। Presenting a report containing explanatory comments on audit findings together with conclusions and recommendations for future actions। और जो हमारा डेस्टिनेशन होगा ऑडिट का वो क्या होगा, एक रिपोर्ट देना है जिसमें हमारे ऑडिट फाइंडिंग्स जो भी होंगे वो हम बताएंगे, और साथ में कंक्लूजन, कौन सा ओपिनियन वगैरह पर पहुंचे हैं, और फ्यूचर एक्शंस क्या ले सकते हैं, रिकमेंडेशंस क्या हो सकते हैं, वो भी हम देंगे। बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो वो कर सकते हैं उनके द्वारा होना चाहिए। And in the case of an examination of financial statements, expressing the appropriate professional opinion regarding the fairness of the presentation। और अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, जो नॉर्मल ऑडिट हमने पूरे ही सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है वैसा है, तो उसके ऊपर ओपिनियन भी प्रेजेंट किया जाएगा। हम भी जो नॉर्मली किसी भी एंटिटी का ऑडिट करते हैं तो वो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं, उसी के हिसाब से हम ओपिनियन पर आते हैं, अपना रिपोर्ट देते हैं, जो हमने चैप्टर 8 में इन डिटेल समझा है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली ओपिनियन भी दिया जाएगा कि उनके प्रेजेंटेशन फेयर है या नहीं। सिंपल, तो ये गवर्नमेंट ऑडिटिंग की छोटी सी डेफिनेशन है, राइट। गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका किया जाता है, ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस। कौन सी एंटिटी, पब्लिक एंटिटी। किस कब किया जाता है, मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन, मतलब कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाता है। पर्पस क्या है, उनको इवेल्यूएट करना, वेरीफाई करना, और उसका डेस्टिनेशन, कंक्लूजन क्या होगा, हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, राइट, विथ अवर ऑडिट फाइंडिंग्स, ऑडिटर्स ऑडिट फाइंडिंग्स टुगेदर विथ कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शंस। कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स करेंगे। और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है, उनका एग्जामिनेशन के बारे में है, तो उसके ऊपर ओपिनियन भी दिया जाएगा कि फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं, राइट। सो गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज द objective, systematic, professional and independent examination of financial, administrative and other operations of a public entity made subsequently to their execution for the purpose of evaluating and verifying them, presenting a report containing explanatory comments on audit findings and on conclusions and recommendations for future actions by the responsible officials, and in case of examination of financial statements, report or expressing an opinion on the fairness of the presentation,
राइट। तो ये गवर्नमेंट ऑडिटिंग की डेफिनेशन बनती है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं, ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा भी हुआ है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स, गवर्नमेंट ऑडिट सर्व्स एज अ मैकेनिज्म और प्रोसेस फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। गवर्नमेंट के पास जो फंड आते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं, दैट मीन्स कि वो जो जनरल पब्लिक है उन्हीं के पैसे रहते हैं, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जो पब्लिक फंड्स है उनका प्रॉपरली यूज किया है या नहीं। तो ऑडिट किया जाएगा तो पता चलेगा कि वो जो पब्लिक फंड्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं और उनका अकाउंटिंग भी प्रॉपरली हुआ है। Appraisal of government policies. It also provides public accounting of the operational management program and policy aspects of public administration as well as accountability of the officials administering them. गवर्नमेंट ऑडिटिंग की डेफिनेशन में ही था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी चेक किया जाता है, तो जो पॉलिसीज फ्रेम की गई है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं वो भी देखा जाएगा। अगर वो बराबर है तो बराबर है ऐसा कहा जाएगा, नहीं है उसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें लूपहोल्स है, तो वो भी बताया जाएगा। बेस फॉर करेक्टिव एक्शंस, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा कलेक्शन also serve to highlight the lapses of lower hierarchy, thus helping supervisory level official to take corrective measures. जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, राइट, जो लोअर हायरार्की में है, जो एक्चुअली ग्राउंड वर्क पर ये सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी अगर कुछ गलती है, लूप होल्स है, लैप्सेस है, तो वो सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स को पता चलेंगे थ्रू ऑडिट और वो प्रॉपर एक्शंस ले पाएंगे, राइट। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स है, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स, अप्राइजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बेस फॉर करेक्टिव एक्शंस। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और ये जो गवर्नमेंट के डेफिनेशन है वो दोनों एक साथ ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट is neither equipped nor intended to function as an investigating agency to pursue every irregularity or misdemeanor to its logical and misdemeanor मतलब कि कोई भी क्राइम कुछ भी गलत हुआ है तो वो जो गवर्नमेंट ऑडिटिंग है वो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, राइट। वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है कि जो भी अकाउंट्स है वो मोटा मोटी सब कुछ सही है या नहीं, जितने भी इरेगुलरिटीज, जितने भी मिसस्टेटमेंट्स, जितने भी क्राइम कुछ गलत हुआ है वो सारे ही डिटेक्ट करना ऑडिट का पर्पस नहीं है, राइट। नीदर इक्विप्ड नॉर इंटेंडेड टू फंक्शन, राइट। The main objective of audit is a combination of ensuring accountability of administration to legislature and functioning as an aid to administration. ये लेजिस्लेचर को पता चले कि जो भी लॉ रेगुलेशंस बना रहे हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। In India, the function of government audit is discharged by the independent statutory authority of the Comptroller and Auditor General through the agency of the Indian Audit and Accounts Department. Indian Audit and Accounts Department के नीचे C&AG, Comptroller and Auditor General आते हैं, right? वो उनकी जो भी फंक्शंस है उसके द्वारा उनकी अथॉरिटी में ये गवर्नमेंट ऑडिट है वो किया जाता है। Audit is a necessary function to ensure accountability of the executive to Parliament and within the executives of spending agencies to the sanctioning or controlling authorities. The purpose or objectives of audit need to be tested at the touchstone of public accountability. The C&AG, in the discharge of his function, watches that the various authorities act in regard to financial matters in accordance with the Constitution and laws made by Parliament and conform to the rules or orders made there under. C&AG का पर्पस है ये चेक करना कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है स्पेसिफिकली फाइनेंस रिलेटेड, उनका सैंक्शन करना, राइट, उनका स्पेंड करना, एक्सपेंडिचर करना, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ रेगुलेशंस या फिर ऑर्डर्स वगैरह जो बनाए गए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर द लॉ रेगुलेशंस, उसी के हिसाब से वो हो रहा है या नहीं, उनका एडहेरेंस, उनका फॉलोअप हो रहा है या नहीं, वो देखना C&AG का काम रहेगा, राइट। ये पैराग्राफ ठीक है, आप एक बार समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगल फ्रेमवर्क एंड C&AG, the Constitution of India contains specific provisions regarding the appointment, salary and duties and powers of the C&AG. C&AG के किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, कितनी सैलरी हो सकती है, क्या ड्यूटीज एंड पावर्स है, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से किया जाता है, उनके लिए जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है वही C&AG की अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इंडिपेंडेंस ऑफ द C&AG
of India by prescribing that he shall be appointed by the President of India and shall not be removed from office except on the ground of proven misbehavior or incapacity. जो CNAG है उनकी अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और उनको कभी भी रिमूव नहीं किया जाता। हाँ, अगर कोई भी ऐसा प्रूवन मिसबिहेवियर है या फिर वो इनकेपेबल है, इनकेपेसिटी है, उसी के केस में उनको रिमूव किया जाएगा ताकि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाए। As in the case of Judge of the Supreme Court, he can be removed only when each House of Parliament decides to do so by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. जिस तरह से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके CNAG को भी रिमूव किया जा सकता है, जिसमें जो भी पार्लियामेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 है मेंबर्स है वो वोट करने चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसी के हिसाब से उनका रिमूवल किया जा सकता है। The parliament is competent to make laws to determine salary and other conditions of services and they cannot be varied to his disadvantage after his appointment. पार्लियामेंट है वो डिसाइड करते हैं सैलरी या फिर और जो भी कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा है वो, बट उनके एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए फिर उनके डिसएडवांटेज में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। The Constitution further provides that the condition of service of a person serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative power of the CNAG shall be determined by the President after consultation with him. Right? ठीक है, वो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद द CNAG। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लिया तो ठीक है। राइट, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। Tenure. The CNAG's Duties, Powers and Condition of Services Act 1971 passed in the pursuance of the provisions of Constitution lays down a fixed tenure of the office prescribing that he shall be paid a salary which is equal to the salary of the Judge of the Supreme Court, thereby further strengthening his independence. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जितनी सैलरी दी जाती है उतनी ही CNAG को भी दी जाती है ताकि उनकी इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन हो पाए। राइट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Various constitutional provisions. Article 149 states that the CNAGs shall perform such duties and exercises such powers in relation to the accounts of the Union and the states and any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament. The CNAG's Duties, Powers and Conditions Services Act 1971 defines the functions and powers in detail. आर्टिकल 149 के हिसाब से CNAG है उनको कुछ ड्यूटीज और उनके पास कुछ पावर्स रहेंगे। राइट, अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट और जो भी अथॉरिटीज उनके अंदर आती है, राइट, गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो उनके लिए ड्यूटीज और पावर्स रहेंगे और उसके लिए स्पेसिफिकली एक्ट भी है, तो उस हिसाब से उनको काम करना रहेगा। Article 150 of the Constitution provides that the accounts of the Union and of the state shall be kept in such form as President may, on the advice of the CNAG, prescribes. आर्टिकल 150 के हिसाब से जो अकाउंट्स है यूनियन और स्टेट्स के वो CNAG और जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उस हिसाब से मेंटेन किए जाएंगे। आर्टिकल 151 requires that the records of the CNAG relating to the accounts of the union or state shall be submitted to the president or governor who shall cause them to be laid before House of Parliament or state legislature. CNAG का जो रिपोर्ट है यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट को प्रेजेंट किया जाएगा इन द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली। राइट, तो ये आर्टिकल 151 के हिसाब से किया जाएगा। ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर सकते हैं, पूछने के चांसेस कम है इसमें से क्वेश्चंस। CNAG's ड्यूटीज एंड पावर्स, CNAG के क्या ड्यूटीज रहेंगे और वो उनके पास क्या पावर रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। द CNAG's एक्ट जो भी है, राइट, एक्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, डिफाइंस द फंक्शंस एंड पावर्स इन डिटेल। द रिलेवेंट प्रोविजंस आर डिस्कस्ड हियर अंडर। ड्यूटीज ऑफ द CNAG, ड्यूटीज क्या क्या रहे। सबसे पहला है कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनके अकाउंट्स का कंपाइलेशन करना, सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो CNAG की रहेगी। The CNAG shall be responsible for compiling the accounts of the union and of each state from the initial and subsidiary accounts rendered to the audit and accounts offices under his control by treasuries offices or department responsible for the keeping of such account. जो भी प्रिलिमिनरी सब्सिडरी अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है वो
रिकॉर्ड करते जाएंगे, उसमें से जो कंपाइलेशन है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो C&AG की रहेगी। और C&AG है वो उसके लिए उनके अंडर में जो स्टाफ काम करते हैं, उनके अंडर में जो डिपार्टमेंट वर्क करता है, उनके पास वो करवाएंगे, क्योंकि खुद एक पर्सन तो वो सारी चीजें नहीं कर सकता, बट उनके सुपरविजन में ये काम किया जाएगा। The C&AG shall, from the accounts compiled by him or by the government or any other person responsible in that behalf, prepare in each accounts, including in case of accounts compiled by him, appropriation accounts, showing under the respective heads the annual receipts and disbursements for the purpose of the union, of each state and of each union territory having legislative assembly, and shall submit those accounts to the president or the governor of a state or administrator of the union territory having legislative assembly, as in the case may be, or on before such dates as he may with the concurrence of the government concerned determine। तो जो C&AG है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये सारे जो अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल करे, और जो भी अथॉरिटी है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है तो उसके केस में प्रेसिडेंट्स को, स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में गवर्नर ऑफ द स्टेट, और यूनियन टेरिटरी है तो उसके केस में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी, उनको ये जो अकाउंट्स है वो सबमिट किए जाएंगे विद इन अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और डिसाइडेड विथ दैट पर्सन, राइट, विथ दैट अथॉरिटी। The C&AG Act 1971 has provisions for relieving him of his responsibility to give information and render assistance to the union and states. The C&AG shall, insofar as the accounts for the compilation or keeping of which he is responsible, enable him so to do, give to the union government, to the state government, or to the government of union territories having legislative assemblies, as the case may be, such information as they may from time to time require, and render such assistance in the preparation of the annual financial statements as they may reasonably ask for। C&AG की रिक्वायरमेंट है कि उनको ये जो भी गवर्नमेंट है उनको जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, तो वो उनको करना होगा। सिंपल। General provisions relating to audit, it shall be the duty of the C&AG to audit and report on all expenditure from Consolidated Fund of India and of each state and of each union territory having legislative assembly, and to ascertain whether the monies shown in the accounts and as having been disbursed were legally available for and applicable to the service for purpose to which they have been applied or charged, and whether the expenditure conforms to the authority which governs it। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो प्रॉपर है, वो ऑथोराइज्ड है, वो जिस पर्पस के लिए वो फंड अवेलेबल था उसी के लिए वो यूटिलाइज हुआ है या नहीं, वो चेक करना होगा, वो ऑडिट करना होगा। To audit and report all transactions of the union and of the states relating to contingency fund and public accounts। contingency fund जो भी रखे गए थे, public accounts की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर भी, उनके जो ट्रांजेक्शंस है उसको भी चेक करके उनके ऊपर भी ऑडिट रिपोर्ट देना होगा। And to audit and report on all trading, manufacturing and P&L accounts and balance sheets of other subsidiary accounts kept in a department of union and of state। जो भी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उन्होंने जो ट्रांजैक्शंस के लिए सब्सिडरी बुक्स, प्रीलिमिनरी बुक्स जो भी बनाई है उसके हिसाब से ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L, बैलेंस शीट वो सारी चीज़ें बनाई है, उनको चेक करना, ऑडिट करना और उसके ऊपर रिपोर्ट देना, वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ऑडिट के लिए 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, वो प्रॉपरली हुआ है, ऑथोराइज्ड है, वो जिस पर्पस के लिए फंड था उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है या नहीं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक करके उसके ऊपर ऑडिट करना है, उसका ऑडिट करना है और रिपोर्ट देना रहेगा। सेकंड, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग द कंटिजेंसी इन पब्लिक, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, तो उसके ऊपर भी ऑडिट करके रिपोर्ट देना होगा। एंड थर्ड, जो भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L, बैलेंस शीट जो भी है डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उनका भी ऑडिट करके रिपोर्ट देना होगा। ये आपको एज अ सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। Audit of receipts and expenditure, where anybody or authority is substantially financed by grants or loans from Consolidated Fund of
India or of any state or of any union territory having legislative assembly, the C&AG shall, subject to the provisions of any law for the time being in force applicable to the body or authority, as the case may be, audit all receipts and expenditure of that body or authority and to report on the receipts and expenditure audited by him. जो भी एंटिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ यूनियन टेरिटरी है, तो उसका जितना भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उनका ऑडिट करना C&AG की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बन जाएगी. हाँ, अगर कोई लॉ रेगुलेशन जो भी एप्लीकेबल है उस एंटिटी को, राइट, उसके लिए अगर कोई उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है तो उस हिसाब से किया जाएगा, बट अदरवाइज अगर कुछ उसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है तो C&AG की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी एंटिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ अ स्टेट और ऑफ यूनियन टेरिटरी है तो उनका ऑडिट करना जरूरी होगा. अब ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड मतलब क्या, तो वो दिया है मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, where the grant or loans to a body or authority from this consolidated fund of India or of any state or of union territory having legislative assembly in a financial year is not less than rupees 25 lakhs and the amount of such grant or loan is not less than 75% of total expenditure of that body or authority, such body or authority shall be deemed for this purpose to be substantially financed by such grants or loans as the case may be. अगर कोई भी एंटिटी को ग्रांट मिली है या लोन मिली है, किसके पास से, किस में से, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, और वो ग्रांट कितनी है, नॉट लेस देन रुपीज 25 लाख, मतलब 25 लाख और मोर रुपीज की ग्रांट मिली है. और जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, उनका जो एक्सपेंडिचर है उनका 75%, नॉट लेस देन 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसी ग्रांट या फिर लोन अमाउंट जितना है, राइट, तो वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड माना जाएगा. राइट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई एक्स एंटिटी है, राइट, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से ₹35 लाख रुपीस की ग्रांट या फिर लोन मिली हुई है, राइट, 35 लाख रुपीस की ग्रांट या लोन मिली हुई है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है, राइट, टोटल एक्सपेंडिचर जो किया गया है बाय दैट एंटिटी इज रुपीज 40 लाख. तो टोटल 40 लाख में 40 लाख के एक्सपेंडिचर किया और 35 लाख रुपीस की ग्रांट मिली है, तो क्या हुआ कि 25 लाख से ज्यादा की ग्रांट या फिर लोन मिली है, राइट, 25 लाख और मोर, और जो एक्सपेंडिचर है, राइट, वो टोटल एक्सपेंडिचर है उनका 75% या फिर उनसे ज्यादा ये ग्रांट अमाउंट जितना हो रहा है, राइट, तो वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड माना जाएगा, क्योंकि मतलब कि 40 लाख का एक्सपेंडिचर किया है उसमें से 35 लाख तो मिले हुए हैं बाय द गवर्नमेंट, राइट, तो क्या माना जाएगा, वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है. हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35 लाख रुपीस की ग्रांट या फिर उनको लोन दिया गया है, बट जो एक्सपेंडिचर किया गया है बाय द एंटिटी वो फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस का है, तो 50 लाख में से 35 लाख मतलब वो तो सिर्फ 70% पार्ट हुआ टोटल एक्सपेंडिचर का, तो वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड नहीं है. अगर जो टोटल एक्सपेंडिचर का जो ग्रांट मिली है वो जो परसेंटेज है वो 75% और मोर है, तो वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड माना जाएगा. तो ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का मीनिंग था. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो जो भी एंटिटी, जो भी एनीबॉडी, कोई भी अथॉरिटी है वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो उनका ऑडिट करवाना जरूरी है. उनका जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट है वो C&AG की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, राइट. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना चाहिए. इसका मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है और उनका ऑडिट करवाने की जो ड्यूटी है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट. नेक्स्ट ड्यूटी है ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स. Where any grant or loan is given for any specific purpose from the consolidated fund of India or of any state or of any union territory having legislative assembly to any authority or body not being a foreign state or international organization, the C&AG shall scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfy itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such grants or loans were given and shall for this purpose have right of access after giving reasonable previous notice to the books of accounts and of the authority or body. कोई भी अथॉरिटी या बॉडी को कोई भी स्पेसिफिक ग्रांट या फिर लोन दी गई है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का,
तो वो अगर फंड में से कोई लोन या ग्रांट दी गई है तो वो प्रॉपरली जो सैंक्शन की है ऑथोरिटी ने वो प्रॉपरली की है, उन्होंने जो भी कंडीशंस टर्म्स कंडीशंस थी उनकी फुलफिलमेंट के बाद ही वो ग्रांट या फिर लोन दी गई है, उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन वगैरह हो रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। उनके लिए जो भी एंटिटी को ये लोन या फिर ग्रांट मिली है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी वो वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनकी भी ड्यूटी रहेगी, उनका ऑडिट भी वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी एंटिटी को अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का जो फंड है उसमें से अगर ग्रांट या लोन मिली है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज वगैरह हो रही है या नहीं, उस जो एंटिटी है उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चेक करने की भी ड्यूटी रहेगी, ऑडिट करने की ड्यूटी रहेगी, राइट? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स, यूनियन या स्टेट से उनके जो रिसिप्ट्स है उनका ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। It shall be the duty of the C&AG to audit all receipts which are payable into the consolidated fund of India or of each state or of each union territory having legislative assembly, and to satisfy himself that the rules and procedures in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue and are being duly observed, and to make for this purpose such examination of the accounts as he thinks fit and report thereon। जो भी यूनियन या स्टेट है उनको जो भी रिसिप्ट मिली है इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, तो वो जो रिसिप्ट से उनका ऑडिट करना भी जरूरी होगा, वो भी ड्यूटी बन जाएगी C&AG की, राइट? तो जितनी भी रिसिप्ट है वो सब कुछ बराबर है, उनके लिए ऑडिट प्रोसीजर, इफेक्टिव चेक, असेसमेंट, कलेक्शन, वो सारी चीजें देखा जाएगा। अब तक जो हमने ऑडिट पढ़ा है उसमें क्या था कि जो क्लाइंट है, राइट, वो नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो उनके पास से गवर्नमेंट है वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करती है, तो वो प्रॉपरली टैक्सेस वगैरह पे किए है या नहीं, वो रिफंड मिला है या नहीं, वो सारी चीजें देखी जाती थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट है वो हमारा क्लाइंट है और उनका ऑडिट हमें करना है, तो उसमें गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स है, GST है या फिर जो भी टैक्सेस है वो उनके लिए रिसिप्ट है, राइट? वो असेसमेंट, वो रिफंड देना वो उनकी लायबिलिटी है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह सब कुछ बराबर हुआ या नहीं, टैक्सेस जिनके पास से कलेक्ट करने थे वो सारे मिल गए हैं या नहीं, किसी को 2 बार रिफंड नहीं दिया है, रिफंड है वो गलत तरीके से नहीं दिया है, वो सारी चीजें देखी जाएगी, राइट? तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाएगा, तो वो रिसिप्ट है वो बराबर है या नहीं वो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी C&AG की बनेगी, राइट? तो चलिए वो समझते हैं। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बस एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बट इन डिटेल आगे ऑडिट ऑफ रिसिप्ट किस तरह से किया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर्स की जाएगी वो हमें समझाया है, तो हम यहाँ पर साथ में ही वो समझ लेते हैं। तो चलिए आप आ जाइए पेज नंबर 9.16 पर आ जाइए, उसमें दिया हुआ है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स, तो वो हम साथ में समझेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स इज नीदर ऑल परवेसिव और एज ओल्ड एज ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, but has come to stay in some countries. Such an audit provides for checking receipts का ऑडिट करेंगे तो हम क्या क्या चेक करेंगे, whether all revenues or other debts due to government have been correctly assessed, realized and credited to government account by the designated authorities। जो भी रेवेन्यूज या फिर जो भी कलेक्शन डेट्स था गवर्नमेंट का लिए रिसीवेबल था वो प्रॉपरली असेस हुआ है, रियलाइज हुआ है एंड क्रेडिट हुआ है या नहीं वो चेक करना होगा। मतलब कि जो भी हम असर्शंस चेक करते हैं, राइट, रिगार्डिंग द रिसिप्ट्स, तो वो हमें देखने होंगे कि वो एक्चुअल में रिसीवेबल है या नहीं, रिसीवेबल है तो वो रियलाइज हुआ है या नहीं, रियलाइज हुआ है तो क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, वो हमें देखना होगा। असेस्ड, रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट, राइट, वो प्रॉपरली हमें चेक करना होगा। Whether adequate regulations and procedures have been framed by the department or agency concerned to secure an effective check on assessment, collection and proper allocation of cases। क्या प्रॉपरली रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स है जो भी डिपार्टमेंट या एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू असेस, टू कलेक्ट एंड प्रॉपर एलोकेशन, राइट, तो वो सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं, उसके लिए प्रोसीजर्स रेगुलेशन है या नहीं, अगर है तो उस हिसाब से हुआ है या नहीं वो देखना होगा। Whether such regulations and procedures are actually being carried out, क्या वो regulations and procedures जो है उन properly follow होती है या नहीं वो देखना होगा। Whether adequate checks are imposed to ensure the prompt detection and investigation or irregularities, double refunds, fraudulent or forged refund vouchers or other losses of revenue through fraud or willful omission or negligence to levy, collect taxes or to issue refunds। हमें चेक करना होगा कि क्या एडिक्वेट चेक्स है या नहीं, जो सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उसमें प्रॉपरली
जो भी चेक लगाने चाहिए थे, कंट्रोल्स होने चाहिए थे, वो है या नहीं, जिससे इरेगुलरिटीज कम हो पाई, कुछ भी गलत हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर पाए, एरर या फिर फ्रॉड है तो वो डिटेक्ट हो पाए, इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो उसके लिए प्रोसीजर्स, चेक्स वगैरह है या नहीं, जिस वजह से डबल रिफंड ना हो जाए, राइट। यहाँ पर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसमें डबल अगर रिफंड हो रहा है तो वो गलत चीज़ है, राइट। उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, फोर्ज्ड या फिर फ्रॉड्यूलेंट रिफंड हो रहा है, राइट, या फिर कोई भी और तरीके से लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, तो वो गलत चीज़ है। तो उसके ऊपर क्या प्रॉपर चेक्स है या नहीं, उसमें नेग्लिजेंस भी हो सकती है, कोई गलती भी हो सकती है, फ्रॉड्यूलेंट मैनर में भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं हुई है ना, वो हमें देखना होगा। Review of systems and procedures to see that the internal procedures adequately secure correct and regular accounting of demand collections and refunds and pursuant to dues up to final settlement and to suggest improvement. The basic principle of audit of receipt is that it is more important to look at the general than on particular. Though individual case of assessment, demand collection, refund, etc. are important within the areas of test check, a review of the judicial decision taken by tax authorities is done to judge the effectiveness of the assessment प्रोसीजर। हमें इन जनरल देखना होगा कि सिस्टम प्रोसीजर है वो बराबर है या नहीं, उनका रिव्यू करना होगा, उसमें जो डिमांड है, कलेक्शन है, रिफंड वगैरह है, वो सब कुछ बराबर तरीके से हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना होगा। जो भी प्रोसीजर लेट डाउन है उसी के हिसाब से वो सारी प्रोसीजर होती है या नहीं, वो हमें देखना होगा। इंडिविजुअल केसेस में हम देखेंगे, टेस्ट चेक बेसिस पर चेक कर सकते हैं कि असेसमेंट प्रोसीजर है, कलेक्शन, डिमांड कलेक्शन जो भी है, रिफंड जो दिया है वो प्रॉपर है या नहीं। जैसे हम कोई भी एंटिटी में कैसे परचेज या सेल्स वगैरह देखते हैं, तो वैसे ही अगर हम कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स के लिए असेसमेंट, कलेक्शन, रिफंड वगैरह है वो प्रॉपर है या नहीं, वो देखा जाएगा। वो सैंपल बेसिस पर, टेस्ट चेक बेसिस पर देखा जाएगा, बट इन जनरल हमें प्रोसीजर देखनी होगी कि वो प्रोसीजर बराबर है या नहीं, क्योंकि प्रोसीजर, कंट्रोल्स, चेक्स वगैरह बराबर होंगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स वुड बी फाइन, राइट। बट हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो करनी ही रहती है, क्योंकि जो कंट्रोल्स है उनकी भी खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, राइट। और जो रिस्क भी असेस किया जाता है वो जजमेंटल होता है, इसीलिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना तो जरूरी बनेगा ही। हम इन डिटेल तो चेक करेंगे ही, बट सैंपल बेसिस पर वो चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पर पता चलेगा कि वो सारी प्रोसीजर उस ट्रांजेक्शन्स में प्रॉपरली हुई है या नहीं। और जो जुडिशियल डिसीजंस हुआ है रिगार्डिंग द असेसमेंट वगैरह, तो वो सब कुछ बराबर है या नहीं, उनकी इफेक्टिवनेस वगैरह भी हमें चेक करनी रहेगी। The extent and quantum of audit required to be done under each category of audit are determined by the C&AG. These are neither negotiable nor questioned. कितना ऑडिट करना है वो C&AG डिसाइड करेंगे। हाँ, C&AG खुद सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, उनके स्टाफ मेंबर हो सकते हैं, राइट। तो किस कैटेगरी में कितना ऑडिट करवाना वो C&AG डिटरमाइन करेगा। वो नेगोशिएबल नहीं होगा कि सामने वाला पर्सन है, डिपार्टमेंट है, वो बोले भाई इतना क्या ऑडिट करना है, थोड़ा सा कम कर दीजिए ना, वैसा नहीं होगा। ना ही वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इतना ऑडिट क्यों कर रहे हैं, राइट। वो C&AG है, वो फाइनल अथॉरिटी रहेगी, वो डिसाइड करेगी कितना ऑडिट करना है। The prescribed extent and quantum of audit are structured in accordance with the design of test check, random sampling, general review, in-depth study of specified areas, etc., as may be warranted by the nature of transactions, its importance in the scheme of activities of a department, and the totality of its transactions, the frequency of check and total plan of audit to be executed during period. क्या एक्सटेंट, कितना क्वांटम रहेगा, वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, कितना रिस्क लग रहा है, क्या चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है, राइट। वो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने टोटल ट्रांजेक्शन्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेक वगैरह, कंट्रोल्स वगैरह क्या है, प्लान क्या है ऑडिट का, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाएगी। जैसे हम नॉर्मल ऑडिट में वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कितना चेक करना है, सैंपल्स कैसे लिए जाएंगे, राइट। वो इन डिटेल हमने ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग पढ़ा हुआ है, उसमें फैक्टर्स भी देखे थे कि जिसके बेसिस पर सैंपल साइज है वो डिसाइड होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखी जाएगी। Institutional mechanism provides for primary check by the auditor, test check by the supervisor, and control and direction by the group leader. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, किस तरह से ऑडिट की पूरी प्रोसीजर की जाएगी, मतलब कि जो ऑडिटर होंगे वो प्राइमरी चेक करेंगे, इन डिटेल सब कुछ देखेंगे, उसके ऊपर सुपरवाइजरी पर्सन होंगे जो सुपरवाइज करेंगे कि उन्होंने जो ऑडिट किया है वो बराबर है या नहीं। तो जो ऑडिट ने प्राइमरीली किया है उसका टेस्ट चेक बेसिस पर वो देखेंगे, और उसके ऊपर ग्रुप लीडर होगा जो डायरेक्शन देंगे कि भाई इस तरह से आप काम कीजिए। Planning, executing and reporting of work is directed and monitored at middle and top levels of the audit hierarchy. There are built-in arrangements within the C&AG to ensure that the work assigned to each employee is carried out as
प्रिस्क्राइब्ड। C&AG है वो सब कुछ वर्क एलोकेशन वगैरह करेंगे, तो उनके नीचे जो एम्प्लॉइज है जिनको भी अपॉइंट किया है ऑडिट करने के लिए, वो उनको जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया है उसी तरीके से काम हो रहा है या नहीं, डायरेक्शन देंगे, मॉनिटर करेंगे, वो सारी चीजें कवर अप होगी। The audit is conducted both centrally where accounts and original vouchers are kept, and locally where the drawing and disbursing functions are performed depending on the organizational and institutional arrangements obtaining। जो भी डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है इसमें सेंट्रल और ब्रांचेस टाइप की भी चीज़ हो सकती है, डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन हो सकता है। तो जो चीज़ सेंट्रलाइज्ड है तो जो मेन ऑफिस है वहाँ पर देखा जाएगा, और जो ब्रांचेस पर जो फंक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं तो वो उनके लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स होगी वो वहाँ पर परफॉर्म की जाएगी, राइट। तो इस तरह से रिसिप्ट ऑफ ऑडिट है वो किया जाएगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। C&AG की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ड्यूटी है, उसके लिए ये सारी प्रोसीजर्स की जाएगी, राइट। सबसे पहले क्या देखा जाएगा जी, जो भी रेवेन्यूज डेट्स है वो प्रॉपर्ली असेस्ड, रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट्स और नॉट, वो देखना होगा। सेकंड है एडिक्वेट रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स है वो है या नहीं, जिससे इफेक्टिव चेक हो पाए असेसमेंट कलेक्शन, राइट। अलोकेशन के लिए पूरा सब कुछ बराबर है या नहीं वो देखा जाए, राइट। वो चेक वगैरह रेगुलेशंस वगैरह प्रोसीजर्स है या नहीं वो देखना है। फिर देखना है कि वो प्रोसीजर्स है वो एक्चुअली कैरी आउट होती है या नहीं, जो भी रेगुलेशंस या प्रोसीजर है वो एडिक्वेट है या नहीं वो सेकंड पॉइंट में देखा जाएगा, और वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं वो थर्ड पॉइंट में देखा जाएगा, सिंपल। फिर फोर्थ है इंटरनल चेक्स, जो भी है वो एडिक्वेट है या नहीं, जिससे ये पता चले कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है, इरेगुलरिटीज है, तो उसे डिटेक्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, राइट। डबल रिफंड हो चुका, फ्रॉडुलेंटली रिफंड हो चुका, राइट, कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों के लिए चेक्स वगैरह है या नहीं वो भी देखना होगा। फिर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स का रिव्यू करना होगा, राइट। किस तरह से असेसमेंट वगैरह किया जाता है, किस तरह से डिमांड कलेक्शन रिफंड वगैरह किया जाता है, वो सारी चीज़ें वो इन जनरल होगा। और टेस्ट चेक बेसिस पर थोड़े से इंडिविजुअल केसेस है वो भी देखा जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम, राइट। और जो मेन पर्पस मतलब ये है कि वो इन जनरल वो प्रोसीजर बराबर है या नहीं, ताकि नॉर्मल सारे ही केसेस में वो प्रॉपरली कलेक्शन वगैरह होता है या नहीं वो हम देख सकें, और जो जुडिशियल डिसीजन है वो इफेक्टिव है या नहीं वो भी देखना होगा। एंड एक्सटेंट एंड क्वांटम ऑफ ऑडिट, कितना करना है ऑडिट, राइट, किस हद तक वो ऑडिट किया जा सकता है, कितना सैंपल बेसिस रहेगा, वो सारी चीज़ें भी डिसाइड की जाएगी। C&AG डिसाइड करेंगे, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, वो नॉन नेगोशिएबल रहेगा, राइट। और उसमें जो हेरार्की रहेगी ऑडिट की वो उस तरह से फॉलो किया जाएगा, जो ग्राउंड लेवल पर मेन ऑडिट प्राइमरीली कर रहे हैं वो उसके ऊपर सुपरवाइजरी फंक्शन होगा, और उसके ऊपर लीड करेंगे जो डायरेक्शन या मॉनिटरिंग करेंगे, तो उस हिसाब से किया जाएगा। C&AG वो जनरली लीड करेंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे, राइट, कि सब कुछ ऑडिट है प्रोसीजर है वो बराबर हो रहा है या नहीं, राइट। तो इस तरह से ऑडिट ऑफ रिसिप्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ओल्ड कोर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं, राइट। चलिए फिर से हम ड्यूटीज़ पर आ जाते हैं। जो C&AG की ड्यूटीज़ है वो समझ रहे थे, तो उसमें ऑडिट ऑफ रिसिप्ट था तो वो हमने साथ में ही समझ लिया ताकि वो इजी हो जाए समझना और याद रखना। फिर है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास स्टोर्स है उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका भी ऑडिट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेजर आइटम हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, प्रॉपरली उनका वैल्यूएशन है, प्रॉपरली क्लासिफिकेशन किया हुआ है या नहीं वो देख सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है तो उसके पास स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं, लाइक रेलवेज हो गया तो उसमें इंजन है, इंजन के पार्ट्स है, राइट, ट्रेन वगैरह के पार्ट्स है, उसमें जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी प्रोवाइड की जाती है तो उन सभी के पार्ट्स वगैरह वो इन्वेंटरी का पार्ट हो सकता है। फेयर प्राइसेस शॉप है जहाँ पर जो भी ग्रेन्स वगैरह है वो कंपेरेटिवली लोअर प्राइस पर दिया जाता है, तो उनका भी इन्वेंटरी का पार्ट होगा तो उसको भी चेक करना रहेगा, राइट। तो चलिए वो समझते हैं। The C&AG shall have authority to audit and report on the accounts of stores and inventory kept in any office or department of the union or of a state। C&AG के पास अथॉरिटी है और उनकी ड्यूटी भी है स्टोर जो है इन्वेंटरी है उनका ऑडिट करना, राइट। अब ये जो स्टोर्स एंड इन्वेंटरी का ऑडिट क्या कैसे करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी वो भी हमें इन डिटेल आगे समझाया हुआ है, तो वो भी हम AC के साथ देख लेते हैं, तो इजीली समझ में आ जाएगा और याद रखने में भी वो इजी हो जाएगा। हमारे दिया हुआ है पेज नंबर 9.17 पर, जो हमने रिसिप्ट्स का देखा उसी के नीचे है ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज।
Audit of the accounts of stores and inventories has been developed as a part of expenditure audit with reference to the duties and responsibilities entrusted to C&HE. Audit is conducted. क्या क्या audit में करेंगे हम? To ascertain whether the regulations governing purchase, receipt and issue, custody, sell and inventory taking of stores as well as devised and properly carried out. जो इन्वेंटरी है उनकी इफेक्ट कौन सा ट्रांजेक्शन से आएगी? परचेस से वो इन्वेंटरी इन होगी, सेल से वो इन्वेंटरी आउट होगी। तो जो परचेस, सेल से रिसिप्ट्स, इश्यूज है, वो सारी ही जो ट्रांजेक्शन मूवमेंट है उसके ऊपर रेगुलेशंस है या नहीं वो हमें असर्टेन करने होंगे। जब हमने चैप्टर 5 में इन्वेंटरी का ऑडिट समझा था तो उसमें भी सेल्स और परचेस के ट्रांजैक्शन पर फोकस किया गया था। हमने सेल्स और परचेस पहले समझा था, उसी के बाद हमने इन्वेंटरी पर फोकस किया था कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, स्टोर्स और इन्वेंटरीज का ऑडिट अगर हमें गवर्नमेंट के केसेस में करना है, राइट, तो उसमें भी देखना होगा कि सेल्स, परचेस, रिसिप्ट, इश्यूज वगैरह के जो मूवमेंट हो रही है उसमें रेगुलेशंस बराबर है या नहीं। To bring to the notice of the government any deficiencies in quantities of stores held or any defects in the system of control. गवर्नमेंट को ये बताना रहेगा अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिलती है इन द क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्स हेल्ड या फिर मतलब कि जो क्वांटिटी का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा उसमें अगर जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है और एक्चुअल फिजिकल में जो अवेलेबल है उन दोनों में अगर डिफरेंसेस है तो वो गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी होगा। या फिर इंटरनल कंट्रोल में सिस्टम में जो लूप होल्स है उनकी जो डिफेक्ट्स है वो भी हमें इन्फॉर्म करना ज़रूरी होगा। जैसे कि कैमरा या सिक्योरिटी पर्सन नहीं है तो सेफगार्ड ऑफ असेट है वो वहाँ पर अफेक्ट हो सकता है, राइट। वो असेट का फिजिकली एग्जिस्टेंस है उसमें डाउट हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी गवर्नमेंट को नोटिस में लाना ज़रूरी हो जाएगा। To verify that the purchases are properly sanctioned, made economical and in accordance with the rules for purchase laid down by the competent authority. ये भी देखना होगा कि जो परचेस है वो प्रॉपरली सैंक्शन की गई है, जो भी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिसके पास अथॉरिटी है उन्होंने ही सैंक्शन की हुई है, वो इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी एट द चिपेस्ट और इकोनॉमिकल प्राइजेस में वो अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अलाउ करे फिर ही ये परचेस होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसीजर्स नेसेसरी है वो की गई है या नहीं, सैंक्शन प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं, वो इकोनॉमिकल है या नहीं, रूल्स जो है परचेस के लिए उसी हिसाब से हुआ है या नहीं। To ensure the prices paid are reasonable and are in agreement with those shown in the contract for the supply of stores and that the certificates of quality and quantity are furnished by the inspecting and receiving units. जो भी प्राइस पे करने के लिए डिसाइड किया था, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बने थे तो उसी के हिसाब से प्राइस पे किया है या नहीं, और जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो एक्चुअल में क्वांटिटी है जितने ऑर्डर की थी, राइट, जितना बिल बना है उतनी रिसीव हो चुकी है या नहीं, और क्वालिटी जितनी एक्सपेक्टेड थी, जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे वो उस हिसाब से या नहीं। उनके लिए डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स हो सकते हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि हाँ चलो इतना गुड्स रिसीव हो चुका है, और जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है कि हाँ ये क्वालिटी बराबर है, राइट, वो हमें देखना होगा कि वो कंप्लायंस हुआ है या नहीं। Cases of uneconomical purchase of stores and losses attributable to defective or inferior quality of stores are specifically brought by the audit. अगर कोई भी परचेस है वो अनइकोनॉमिकल है तो वो ऑडिट है थ्रू गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी होगा। जनरली इकोनॉमिकल परचेस के लिए 3 कोटेशंस मिनिमम मंगवाया जाता है, गवर्नमेंट में ये प्रोसीजर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है कि मिनिमम 3 जो भी टेंडर है, टेंडर बाहर इशू किया जाएगा, राइट, और उसके सामने 3 सप्लायर्स के जब बीड्स आएंगे तो उसमें से जो लोएस्ट होगा विथ बेस्ट क्वालिटी उनको ये टेंडर दिया जाएगा, राइट। तो वो इकोनॉमिकल परचेस हो सकता है। अगर कोई और तरीके से, कोई और ऑडिट प्रोसीजर से ऐसा पता चल रहा है कि ये जो परचेस है वो अनइकोनॉमिकल है तो वो ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्म करे। या फिर कोई भी लॉसेस हुआ है, राइट, इंफीरियर क्वालिटी है या फिर कोई और डिफेक्ट्स है और उस वजह से लॉस हुआ है इन्वेंटरी का, तो वो भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि गवर्नमेंट को वो नोटिस में लेकर आए, वो रिपोर्ट करे। To check the accounts of receipts, issues and balances regarding accuracy, correctness and reasonableness of balances in inventories with particular reference to the specified norms of for level of consumption of inventory holding. आपने शायद कॉस्टिंग में पढ़ा होगा लेवल्स कितने मेंटेन करने हैं, जो अपने चैप्टर 2 मटेरियल है उसमें ये कवर अप होता है। रीऑर्डरिंग लेवल है, राइट, मिनिमम लेवल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो वो जो सारे लेवल्स अगर गवर्नमेंट में भी डिफाइन किए गए हैं कितने लेवल्स होने चाहिए थे, राइट, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंसेस वगैरह के लिए,
तो अगर ऐसा कुछ भी चीज़ है, ऐसे कोई भी कंप्लायंस है तो वो फॉलो होता है या नहीं, वो हमें देखना होगा। Any excess or idle inventory is specifically mentioned in the report, and periodical verification of inventory is also conducted to ensure their existence. कोई भी ज्यादा इन्वेंट्री है या फिर आइडल इन्वेंट्री है, ज्यादा इन्वेंट्री है तो वो भी गलत है, उससे क्या हुआ कि जो फंड है वो ब्लॉक हो चुका। आइडल इन्वेंट्री है कि जिसका यूज नहीं है, अब यूज नहीं होने वाला है, तो उसे राइट ऑफ कर देना चाहिए, उस वजह से इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड भी हो सकती है या फिर उसमें लॉस भी हुआ, वो भी एक सही चीज है। तो हम परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी देखें तो वो बराबर नहीं है, इकोनॉमिकल भी नहीं है, राइट। तो अगर ऐसी कोई भी चीज है और वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो पीरियोडिकल फिजिकल वेरिफिकेशन से भी पता चल सकता है। When priced accounts are maintained, the auditor should see that the prices charged are reasonable and have been reviewed from time to time. The valuation of the inventories is seen carefully so that the value accounts tally with physical accounts, and that the adjustments of profits or losses due to the revaluation, inventory taking or other causes is carried out. जो भी इन्वेंटरी का वैल्यूएशन है वो प्रॉपर है या नहीं वो देखना होगा, प्लस उसमें वैल्यूएशन के लिए जो क्वांटिटी कंसिडर की गई है और जो फिजिकली अवेलेबल है, राइट, वो भी बराबर है या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ वो मैच होती है या नहीं, वो देखना होगा। और रिवैल्यूएशन या इन्वेंटरी टेकिंग या उसमें कुछ भी इन्वेंटरी एक्सेस मिली या फिर शॉर्टेज मिली तो उसके एडजस्टमेंट्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर दी है या नहीं, क्योंकि उस वजह से प्रॉफिट या लॉस है उसमें इफेक्ट्स आएंगे, राइट, तो वो कंसिडर करना होगा। सिंपल। तो ये सारे इन्वेंटरी स्टोर्स और इन्वेंटरी के ऑडिट के लिए ये सारी प्रोसीजर्स की जाएगी। ये भी ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हम चेक करेंगे? सबसे पहले देखा जाएगा कि रेगुलेशंस है या नहीं रिगार्डिंग द परचेज, सेल्स, इश्यू, रिसिप्ट, राइट, वो देखना होगा। फिर सेकंड, गवर्नमेंट के नोटिस में लेकर आना है अगर कोई भी डेफिशिएंसीज है, राइट, इन क्वांटिटीज ऑफ द स्टोर्स, जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया और उसमें जो क्वांटिटी है वो जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट में है उतनी नहीं है या फिर ज्यादा है तो वो, या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें कोई डिफेक्ट्स है तो वो गवर्नमेंट को हमें ध्यान में लेकर आनी होगी, रिपोर्ट करना होगा। देन परचेजेस है वो प्रॉपरली सैंक्शन हुई है या नहीं, वो इकोनॉमिकल है या नहीं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्हीं की ऑथोराइजेशन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से परचेज हुई है या नहीं, वो हमें देखना होगा। फिर जो भी प्राइसेस पे किए गए हैं वो रीजनेबल है या नहीं, एग्रीमेंट के हिसाब से है या नहीं, वो देखना होगा। और उनके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी का सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर है, वो जो भी रिस्पेक्टिव यूनिक डिपार्टमेंट है उनके पास से मिला है या नहीं, वो हमें देखना होगा। और अगर कोई भी अनइकोनॉमिकल परचेस है, राइट, या फिर डिफेक्टिव इंफीरियर क्वालिटी की कोई भी अगर स्टोर्स है तो वो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। देन रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंसेस जो भी है, राइट, वो एक्यूरेट, करेक्ट, रीजनेबल है या नहीं, वो देखना होगा कि सब कुछ जो भी लेवल ऑफ कंजम्पशन वगैरह मेंटेन करना था तो वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना होगा। और अगर कोई भी एक्सेस या फिर कोई भी पीरियोडिकल फिजिकल इन्वेंट्री में देखा कि एक्सेस या आइडल इन्वेंट्री है तो वो प्रॉपरली एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह किया तो वो वैल्यूएशन में, बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यूएशन में उसके एडजस्टमेंट्स वगैरह कंसिडर किए हैं या नहीं, वो देखना होगा। क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, उनसे प्रॉफिट या लॉस ऑफ दैट डिपार्टमेंट है वो फर्क पड़ेगा, उससे वो चेंज हो जाएगा, तो उसको कंसिडर प्रॉपरली किया है या नहीं, वो हमें देखना होगा, राइट। तो ये था स्टोर्स एंड इन्वेंटरी का ऑडिट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए फिर से ड्यूटीज ऑफ द C&AG में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट ड्यूटी है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशंस है उनका भी ऑडिट है वो C&AG की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। शायद आपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जिसमें गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें C&AG है वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। इवन हमने चैप्टर 1 में थोड़ा सा समझा था कि जनरली ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है वो ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा। बट गवर्नमेंट कंपनीज है तो उसमें C&AG की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू अपॉइंट एन ऑडिटर, राइट। The duties and powers of the C&AG in relation to the audit of the accounts of government companies shall be performed and exercised by him in accordance with the provisions of the Companies Act 2014. The C&AG of India shall appoint the auditor under section 139 subsection 5 and 139 subsection 7. That is appointment of first auditor or subsequent auditor. फर्स्ट ऑडिटर के का जो अपॉइंटमेंट है वो भी C&AG करता है, राइट, और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो भी C&AG अपॉइंट करते हैं। And direct such auditor the manner in which the accounts of the government company are required to be audited and thereupon. The auditor so appointed shall submit a copy of the audit report to the C&AG, which among other things include the directions, if any, issued by the C&AG
the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the company. तो गवर्नमेंट कंपनी है उसके केस में C&AG है, वो ऑडिटर को डायरेक्शंस भी दे सकता है और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डायरेक्शंस के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स करे और उसके ऊपर रिपोर्ट भी करे, स्पेसिफिकली वो मेंशन उसकी इंपैक्ट क्या आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो भी मेंशन करे। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो C&AG को दिया जाता है, तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेस होगा वो C&AG होगा, राइट। चलिए इसके बारे में भी आगे समझाया हुआ है, राइट, कि गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ऑडिट C&AG की पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो वो भी हम साथ में ही देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 9.18 पर, जो हमने स्टोर्स एंड इन्वेंटरी का देखा, उसी के बाद है ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स। Public enterprises are required to maintain commercial accounts and are generally classified under 3 categories. Commercial accounts मतलब जिनका काम बिजनेस करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ऐसी जो गवर्नमेंट की एंटिटीज है उनका भी ऑडिट किया जाएगा। Departmental enterprises engaged in commercial and trading operations which are subjected to the same laws, financial and other regulations as other government departments and agencies. कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे कि जो कमर्शियल बेसिस पर वर्क करेंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज करेंगे, तो जो बाकी डिपार्टमेंट्स एजेंसीज को जो भी रूल्स रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, लॉ वगैरह जो एप्लीकेबल है वो उनको भी एप्लीकेबल होगा। Statutory bodies, corporations created by specific statutes mostly financed by government in the form of loans, grants, etc. जो भी स्टेचुटरी बॉडीज या कॉर्पोरेशन है जिसमें मोस्ट ऑफ द फाइनेंस है वो किन्होंने दिया है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने दिया है इन फॉर्म ऑफ लोन, ग्रांट एक्सेट्रा, तो उनका भी ऑडिट किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट कंपनी सेटअप अंडर कंपनीज एक्ट 2013, राइट, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके केस में भी जो C&AG है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। The audit of departmental concern is undertaken in the same manner as any department of government where commercial accounts are kept. Departmental concerns होंगे तो उसमें जिस तरह से बाकी सारे डिपार्टमेंट का ऑडिट किया जाता है वैसे ही किया जाएगा। Statutory bodies and corporation depends on the nature and type of the statute governing the bodies, corporations. Financial and accounts audit is conducted by the C&AG, and where a compliance of accounts is vested with the C&AG, functions, norms, standards of works usually followed by the professional auditors are adopted mutatis mutandis. जो स्टेचुटरी बॉडीज कॉर्पोरेशन है उसमें C&AG है वो ऑडिट परफॉर्म करेंगे, वो करवा भी सकते हैं किसी ऑडिटर के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू भी, राइट। तो वो सारे जो भी उनको लॉ रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होंगे वो यहाँ पर एप्लीकेबल किए जाएंगे, उस हिसाब से ऑडिट किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट कंपनीज is conducted by their own auditors under the statute appointed by C&AG. C&AG है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, राइट, वो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करवाने के लिए, जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ऑडिट किया जाएगा। In addition, the C&AG conducts a supplementary test audit of the accounts as well as periodical financial audit and appraisal of the performance. जो C&AG है वो सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट वगैरह भी कर सकता है, जो ऑडिटर है वो ऑडिट कर लेगा, उसके बाद वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है अगर उनको कुछ भी डाउट है या फिर ज्यादा कोई भी ट्रस्ट वगैरह चाहिए तो वो ऐसा कुछ भी करवा सकता है। और उन्होंने जो भी ऑडिटर ने ऑडिट किया है उसके ऊपर अपनी कमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। The C&AG also issues direction to the company auditors for reporting on specific aspects of their audit work. These are reviewed and condensed in the audit report to the government or legislature. C&AG है वो ऑडिटर को डायरेक्शंस भी दे सकता है कि भाई आप ये सारी चीजें भी चेक कीजिएगा, उस हिसाब से ऑडिटर है उनको काम भी करना होगा और रिपोर्ट भी करना होगा। C&AG has adopted the mechanism of an audit board comprising representative of the audit and nominees of government including functional specialists to process reviews or appraisals on performance, ठीक है। Role of C&AG is prescribed under subsection 5, 6 and 7 of section 143 of the Companies Act 2013. C&AG के पास कुछ पावर्स है, रोल्स है उनके, जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं वो हमें यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पावर टू अपॉइंट गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर, C&AG के पास है पावर कि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को वो अपॉइंट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट मतलब कि यहाँ पर द कंपनीज एक्ट 2013 states that in the case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by any state government or governments or partly by the central government and partly by one or more state governments, the Comptroller and Auditor General of India shall appoint the auditor under subsection 5 of
और सबसेक्शन 7 ऑफ द सेक्शन 139 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड मतलब कि ये जो 139 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 है वो गवर्नमेंट कंपनी या फिर अदर कंपनी जो कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, तो इसमें C&AG है वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है। 139 सबसेक्शन 5 फर्स्ट ऑडिटर के लिए है। जब गवर्नमेंट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई तो वो फर्स्ट ईयर में ऑडिटर है वो किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा वो 139 सबसेक्शन 5 में है। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर बाकी के ईयर्स में किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो 139 सबसेक्शन 7 में है, जो आपने लॉ के अंदर ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट। एंड ये तो पावर रहेगा कि अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, साथ में वो डायरेक्शंस भी दे सकते हैं। एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर इन विच the accounts of the government company are required to be audited, and thereupon the auditors so appointed shall submit a copy of the audit report to the C&AG, which among other things include the directions, if any, issued by the C&AG of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the company। तो C&AG है वो डायरेक्शन दे सकते हैं और उस हिसाब से C&AG को ऑडिट रिपोर्ट भी दिया जाएगा। और उस ऑडिट रिपोर्ट में जो डायरेक्शन दी थी अगर कोई भी है तो वो क्या थी, उसके लिए क्या एक्शंस लिए गए हैं और उनकी इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, वो रिपोर्ट करना जरूरी बन जाएगा। तो एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 C&AG के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट कंपनी या कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसके केस में ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, फर्स्ट ऑडिटर एज वेल एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, और उनको डायरेक्ट कर सकता है कि किस तरह से ऑडिट करना है। और जो ऑडिटर है उनको C&AG को रिपोर्ट देना होगा, ऑडिट रिपोर्ट जो रहेगा वो, और उसमें अगर डायरेक्शंस कोई भी दी है तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट दिया जाएगा कि एक्शंस लिए है और उनकी इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या है, राइट। चलिए ये भी पूछ सकते हैं एज अ क्वेश्चन। Power to conduct supplementary audit and comment thereupon. The C&AG of India shall within 60 days from the date of receipt of the audit report have a right to, जब भी ऑडिटर है वो C&AG को ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उनके 60 डेज के अंदर C&AG के पास कुछ पावर्स है, कुछ राइट्स है। कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 क्लोज A of the financial statements of the company by such person or persons as he may authorize in this behalf, and for the purposes of such audit require information or additional information to be furnished to any person or persons so authorized on such matters by such persons or persons and in such form as the C&AG may direct। वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है विद इन 60 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट बाय द मेन ऑडिटर, राइट। वो 143 सबसेक्शन 6 में C&AG के पास पावर है, वो किसी और पर्सन के पास वो फिर से अलग से सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। उसमें भी उनको वो जो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर रहे हैं उन डायरेक्ट उस ऑडिटर को भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 क्लोज B, जो भी ऑडिट रिपोर्ट मिला है उसके ऊपर या फिर जो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाया है उसके ऊपर उनकी कमेंट आ सकती है इस पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 क्लोज B। एनी कमेंट्स गिवन बाय द C&AG upon or supplement to the audit report shall be sent by the company to every person entitled to copies of audited financial statements under subsection of section 136, that is every member of the company, to every trustee for the debenture holder of any debentures issued by the company, and to all persons other than such members or trustees being the person so entitled, and also be placed before the annual general meeting of the company at the same time in the same manner as the audit report। जो ऑडिट रिपोर्ट जिस तरह से जो भी मेंबर्स है फिर डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टीज है या फिर और कोई पर्सन जिनको AGM में वो ऑडिट रिपोर्ट मिलना चाहिए जरूरी है एज पर सेक्शन 136, उन सभी को जो गवर्नमेंट ऑडिट किया है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट किया है उसमें C&AG की जो कमेंट है या फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाया है उनका ऑडिट रिपोर्ट है वो इन सभी लोगों को भी मिलना चाहिए, मेंबर्स ट्रस्टीज ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स और कोई पर्सन हो उनको, राइट। जिस तरह से ऑडिट रिपोर्ट जिस पर्सन को मिलना चाहिए उनको ये कमेंट या फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट मिलना जरूरी होगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं तो अच्छे से करके जाइएगा। टेस्ट ऑडिट फर्दर विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर द C&AG
of India may, in case of any company covered under subsection 5 or subsection 7 of section 139, मतलब कि जिसमें जो गवर्नमेंट कंपनी के लिए C&AG है वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, 5 है वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट के लिए और सबसेक्शन 7 है वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए. If he considers necessary by an order cause test audit to be conducted of the accounts of such company and the provision of section 19A of the C&AG duties powers condition act 1971 shall apply to the report of such test audit. अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो टेस्ट ऑडिट करवा सकता है. As stated above, in the case of government company, audit is conducted by professional auditors appointed on the advice of the C&AG and the latter is authorized under section 143 of the Companies Act 13 to conduct supplementary or test audit. Right? वो हमने already समझा हुआ. The C&AG shall direct the manner in which company's accounts shall be audited by the statutory auditors and give such auditors instruction in regard to any matter relating to the performance of his functions as such. The directions under section 143 subsection 6 broadly covers the system of bookkeeping and accounts, internal control, etc. वो डायरेक्शंस दे सकता है और डायरेक्शंस में अकाउंटिंग किस तरह से होगा, बुक कीपिंग किस तरह से होगा, इंटरनल कंट्रोल कैसे होंगे, वो सभी के लिए हो सकता है. The C&AG has a power to conduct a supplementary or a test audit of the company's accounts by such persons as he may authorize in this behalf, and for the purposes of such audit require information or additional information to be furnished to any person or persons authorized on such manner by such person or persons and in such form as the C&AG may by general or a special order direct. सप्लीमेंट्री या टेस्ट ऑडिट जिस भी पर्सन के पास वो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, तो उसी के लिए जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी जरूरी होगा वो भी उनको मिलना चाहिए, तो वो जिस तरह से डायरेक्ट करेगा उस हिसाब से उनको सारी चीजें मिलनी चाहिए. The statutory auditor shall submit a copy of their audit report to the C&AG, who shall have a right to comment upon or supplement the audit report submitted by the statutory auditor in such manner as he may think fit. Section 134 subsection 3 of the Companies Act 13 imposes a duty on the board of directors of a company to give an explanation or comments on every reservation or adverse remark or disclaimer contained in the auditor's report and secretarial audit report of the company secretary in practice. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अगर कोई भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसी रिमार्क है, क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क, डिस्क्लेमर है, तो उसके लिए उनको रिप्लाई करना होगा. In the absence of similar provisions requiring the company to give reply on reservation made by the C&AG, the board of director of such company is not bound to give information or explanation in respect of such comments. अगर कोई ऐसा provisions नहीं है regarding C&AG, right, तो वो board of director है वो response नहीं करेंगे तो चलेगा. The general standards, principle, techniques and procedure for audit adopted by the C&AG are a mixture of government audit and commercial audit as known and practiced by professional auditors. The concept of autonomy and accountability of the institution, bodies, corporations, companies have influenced the nature and scope of audit in applying and conventional audit from the angle of economy, efficiency and effectiveness. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. ऑडिट किस तरह से किया जाता है वो डिपेंड करता है कि C&AG जो भी प्रोफेशनल ऑडिटर है उनके ऊपर और कौन से इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेशन, कंपनीज का ऑडिट किया जाता है. और वो सिर्फ कन्वेंशनल ऑडिट की, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग वगैरह बराबर हुआ है या नहीं, लो रेगुलेशन फॉलो हुए है या नहीं, उनसे अब बढ़कर इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में भी देखा जाता है जो हम आगे समझने वाले हैं. राइट, ये जो आपने अभी समझा ये आप इग्नोर करेंगे तो चलेगा. टेस्ट ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास प्रोविजंस नहीं है, तो आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी चलेगा. राइट, तो ये गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कैसे किया जाएगा उसके बारे में था. जो हम ड्यूटीज ऑफ C&AG समझ रहे थे उसमें ये कवर अप हुआ था. हमारी जो भी ड्यूटीज थी C&AG की वो सारी कवर अप हो चुके हैं. चलिए आ जाइए पेज नंबर 9.8 पर आ जाइए. तो C&AG की जो ड्यूटीज थी उसमें सबसे पहले था कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट. उनका कंपाइलेशन करने में वो असिस्ट कर सकते हैं और कंपाइलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी रहेगी. फिर जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट थे, उसमें ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसके ऊपर उनको ऑडिट और रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. फिर ऑडिट एंड रिपोर्ट करना था यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स के बारे में, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स के बारे में. और ऑडिट एंड रिपोर्ट करना था ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L वगैरह जो भी बैलेंस शीट्स है, राइट, यूनियन और स्टेट डिपार्टमेंट के, तो उसके ऊपर.
फिर था ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, वो किसके केस में था, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय ग्रांट्स और लोन्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसमें से अगर कोई सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है तो उनकी उस एंटिटी का, एनीबॉडी का जो C&G है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बनेगी कि उनके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट किया जाए। फिर ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स था, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ग्रांट्स या लोन्स है तो उसके लिए भी ऑडिट करना जरूरी है, प्रॉपर्ली सैंक्शन वगैरह हुए हैं या नहीं। फिर ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट था, जो हमने इन डिटेल आगे भी समझा था। फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी था। फिर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, ये सारी ड्यूटीज थी और ये इन डिटेल भी आगे दिया हुआ था, तो वो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, राइट। अब है पावर्स ऑफ C&G। C&G के पास क्या पावर है, क्योंकि ड्यूटी है तो पावर्स भी होने ही चाहिए। The C&G Act gives the following powers to the C&G in connection with the performance of his duties: to inspect any office of accounts under the control of the union or a state government, including office responsible for the creation of the initial or subsidiary accounts। जो भी अकाउंट्स के ऑफिसेज है ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, वहां पर वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पर भी प्रिलिमिनरी, इनिशियल, सब्सिडियरी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। To require that any accounts, books, papers and other documents which deal with or otherwise relevant to the transactions under audit to be sent to specified places। वो उनको जो भी जरूरत है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की, तो वो कोई भी प्लेस पर भिजवा भी सकते हैं, वो मंगवा भी सकते हैं। To put such questions or make such observations as he may consider necessary to the person in charge of the office, and to call for such information as he may require for the preparation of any account or report which is his duty to prepare। वो किसी भी पर्सन को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट, उनके जो भी ऑब्जर्वेशन है उनके लिए, जो भी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना है या फिर अकाउंट्स कंपाइलेशन करना है, तो उसके लिए जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मंगवा सकते हैं। एंड लास्ट, इन कैरिंग आउट द ऑडिट, C&G has power to dispense with any part of detailed audit of any account or class of transaction, and to apply such limited checks in relation to such accounts or transaction as he may determine। वो ऑडिट के दरमियान उनको जो भी जरूरत पड़ेगी उतना ही चेक करेंगे, लिमिटेड चेक कर सकते हैं, टेस्ट चेक बेसिस कर सकते हैं, जो भी अननेसेसरी चीज लगेगी तो वो डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो ये उनके पास पावर से 4 पावर हमें यहाँ पर दिए हैं। To inspect any offices of the union or a state government, right, जहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। सेकंड, टू रिक्वायर एनी अकाउंट्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, और वो मंगवा सकते हैं, राइट, भिजवा सकते हैं कोई भी प्लेस पर। टू पुट सच क्वेश्चंस, राइट, किसी को भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑडिट रिपोर्ट और अकाउंट्स कंपाइलेशन, राइट। एंड इन कैरिंग आउट, ऑडिट करेंगे, उसमें वो जितना भी लिमिटेड चेक करना चाहते हैं, टेस्ट चेक करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, कोई भी चीज को वो डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं, प्रोसीजर अननेसेसरी लगेगी तो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब है एक्सपेंडिचर ऑडिट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। The audit of government expenditure is one of the major components of government audit. The basic standards set for audit of expenditure are to ensure that there is a provision of funds authorized by competent authority, fixing the limits with which expenditure can be incurred। जो भी अथॉरिटी है उन्हीं के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुए हैं या नहीं, जो भी पावर से जो भी सैंक्शन है, प्रोविजन किए है, उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं, वो चेक करने की जिम्मेदारी आएगी। C&G या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वो ऑडिट इस तरह से किया जाएगा। गवर्नमेंट के केस में एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पब्लिक के फंड है, अमाउंट है, वो जुड़े हुए हैं, राइट। दिस स्टैंडर्ड्स आर, इसीलिए एक्सपेंडिचर ऑडिट को 5 अलग अलग कैटेगरी में, 5 अलग अलग तरीके से किस तरह से किया जा सकता है वो समझाया है। पहले यहाँ पर समरी दी गई है और फिर इन डिटेल भी समझाया हुआ है। First is that the expenditure incurred conforms to the relevant provisions of the statutory enactment and in accordance with the financial rules and regulations framed by the competent authority. Such an audit is called as the audit against rules and orders। जो भी competent authority ने rules वगैरह बनाए हैं तो उसी हिसाब से expenditure हुए हैं या नहीं, वो होगा ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। जो भी ऑर्डर्स पास किए, रूल्स पास किए हैं, उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, उनका कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। Second, that there is a sanction, either special or general, accorded by competent authority authorizing the expenditure. Such an audit is called as audit of sanction। कुछ authorities के पास sanction करने की authorizations मिलते हैं, तो वो जिस तरह से sanction करते हैं तो sanction के सामने ही expenditure होना चाहिए। जनरल सैंक्शन है तो उनको सैंक्शन कर दिया है कि भाई आप परचेज है तो 5,000 तक परचेज कर सकते हैं,
स्पेशल सैंक्शन है तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो एक्सपेंडिचर करने के लिए सैंक्शन किया गया होगा, वो एक ही पर्पस है, एक ही एक्सपेंडिचर है उनके लिए होगा, स्पेसिफिक होगा वो। तो वो सैंक्शन के सामने ही एक्सपेंडिचर हुआ है, उसी हिसाब से हुआ है या नहीं, उसमें अगर कोई भी टर्म्स कंडीशन है तो वो फुलफिल हुई है या नहीं वो देखना होगा, तो वो होगा ऑडिट अगेंस्ट ऑडिट ऑफ सैंक्शन। Third है that there is a provision of funds out of which expenditure can be incurred and the same has been authorized by competent authority. Such an audit is called as audit against provision of funds. फंड में से कुछ प्रोविजन कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाया जाता है और वो फंड का जो यूज है वो उसी पर्पस के लिए किया जाता है, तो वो जो प्रोविजन बनाया है उसी में से एक्सपेंडिचर किए है या नहीं वो होगा ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। Then fourth, that the expenditure is incurred with due regard to broad and general principles of financial propriety. Such an audit is called as propriety audit. जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो खुद का हो रहा है तो क्या वो करना जरूरी है या नहीं, राइट? अगर हम खुद वो एक्सपेंडिचर हमारे पैसों से करते तो क्या वो करते तो कितना करते, उस हिसाब से जो किया जाएगा वो प्रोप्राइटी ऑडिट होगा कि वो जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उनको हटाया जाएगा उस हिसाब से। And last, that the various programs, schemes and projects where large financial expenditure has been incurred are being run economically and are yielding results expected of them. Such an audit is termed as performance audit. जो भी प्रोग्राम्स, स्कीम्स वगैरह जो है, प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर किया जाता है तो क्या उसमें से जो नेसेसरी आउटपुट है, राइट, वो मिल रहा है या नहीं, तो वो होगा परफॉर्मेंस ऑडिट, राइट? जो भी एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमिकल है या नहीं, वो जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली मैक्सिमम यूटिलाइज किए है या नहीं, और उसमें से जो आउटपुट मिला वो इफेक्टिव है या नहीं, मतलब कि रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं, तो वो हो जाएगा परफॉर्मेंस ऑडिट। सिंपल। तो ये 5 तरीके से है, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। ये पांचों इन डिटेल हम समझते हैं। सबसे पहले है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। Audit against rules and orders aims to ensure that the expenditure conforms to the relevant provisions of the Constitution and of the laws and rules made thereunder. जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह हुए हैं वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के हिसाब से हुए हैं। It also seeks to satisfy that the expenditure is in accordance with the financial rules, regulations and orders issued by competent authority. Audit of expenditure against regularity is of a quasi-judicial type of work performed by the audit authorities. It involves interpretation of the constitution, statutes, rules, regulations and orders. The final power of interpretation of this, however, does not vest with the C&AG. जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ प्रोविजंस जो भी है उनको समझना है, इंटरप्रेट करना है और इस हिसाब से वो एक्सपेंडिचर हुए या नहीं वो C&AG को देखना होगा। बट जो फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो C&AG के पास नहीं होंगे, C&AG को सिर्फ ऑडिट करना रहेगा। जो भी मेन अथॉरिटी होगी जिन्होंने ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं वो फाइनल अथॉरिटी रहेंगे, वो जिस तरह से इंटरप्रिटेशन बताएंगे वो कंसिडर किया जाएगा और उस हिसाब से ऑडिट किया जाएगा। These rules, regulations and orders against which regularity audit is conducted mainly fall under the following categories. उसमें क्या क्या कवर अप होता है? Rules and orders regulating the powers to incur and sanction expenditure from the consolidated fund of India or of a state and the contingency fund of India or a state. जो भी rules है, orders है, right, उन वो जो भी बनाए गए हैं, right, रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो पावर है जो भी इनकर कर रहे हैं या फिर सैंक्शन कर रहे हैं एक्सपेंडिचर का, तो वो पावर है या नहीं, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर स्टेट है उसमें से। रूल्स एंड ऑर्डर्स डीलिंग विथ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, विथड्रॉइंग मनीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया और ऑफ द स्टेट, एंड इन जनरल द फाइनेंशियल रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द डिटेल्ड प्रोसीजर्स टू बी followed by government servants in dealing with the government transactions. ये भी देखना होगा कि जो भी रूल्स ऑर्डर्स वगैरह है वो किस तरह से क्लेम को प्रेजेंट करना है, जो भी एक्सपेंडिचर है वो रिकवर करने हैं तो क्लेम प्रेजेंट करना है, पास करवाना है एक्सपेंडिचर, तो वो किस तरह से करना रहेगा, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, तो वो उस हिसाब से हुआ या नहीं वो देखना होगा। एंड रूल्स एंड orders regulating the conditions of service, pay and allowances and pensions of government सर्वेंट्स, जो भी एम्प्लॉइज के लिए पे किया जाता है तो उसके लिए जो रूल्स ऑर्डर्स है तो वो भी हमें देखने रहेंगे और उस हिसाब से ऑडिट हुआ या नहीं वो देखना होगा।
It is the function of an executive government to frame rules, regulations and orders which are to be observed by its subordinate authorities. जो executive government है वो rules regulations बनाएंगी, उनका function रहेगा, और उसके नीचे जो subordinate authorities है उनको वो follow करने रहेंगे. The job of audit is to see that these rules, regulations and orders are applied properly by the subordinate authorities. It is, however, not the function of audit to prescribe what such rules, regulations and orders shall be. ये important है. ऑडिटर का काम ये है कि रूल्स रेगुलेशन से उस हिसाब से वो एक्सपेंडिचर हुए हैं या नहीं, उसका कंप्लायंस हुआ है या नहीं. बट ऑडिटर का काम ये नहीं है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, एक्चुअल में वो क्या है और क्या होने चाहिए वो देखना ऑडिटर का काम नहीं है. वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं वो देखने का रहेगा. But it is the function of audit to carry out examination of the various rules, regulations and orders issued by the executive authorities to see that हमें पर रूल्स रेगुलेशंस जो अथॉरिटीज ने बनाए हैं उसमें क्या देखना होगा. दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विथ एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉज मेड देयर अंडर. ये देखना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है, ना ही कोई लॉ रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हैं उनको कॉन्ट्रावेंट नहीं करने चाहिए. Then second, they are consistent with the essential requirement of audit and accounts as determined by the C&AG. वो consistent है, वो as पर जो होना चाहिए उसी तरह से जो C&AG के हिसाब से audit accounts के लिए requirement है उस हिसाब से, तो वो requirement से consistent होना चाहिए. They do not come in conflict with orders of or rules made by any higher authority. हायर अथॉरिटी ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं ऑर्डर से, उनसे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए, वो उनसे मैच होते हुए होने चाहिए, राइट. वो कॉन्ट्रावेंट उनको भी नहीं कर सकते हैं. And in case they have not been separately approved by competent authority, the issuing authority possesses the necessary rule making power. अगर वो जो भी अप्रूव्ड कंपिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने नहीं किए तो जिस भी अथॉरिटी ने वो इश्यू किए है उनके पास वो रूल मेकिंग के पावर होगा, तभी वो रूल्स बनाए हैं या नहीं वो हमें देखना होगा. तो चार चीजें हमें, हमारा जो पर्पस मतलब C&AG जो भी ऑडिट करेगा तो उनका पर्पस ये नहीं होगा कि वो रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे वो देखेंगे, राइट. उनका काम है कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं. बट रूल्स रेगुलेशन में ये चार चीजें देखनी होगी कि वो रूल्स रेगुलेशंस इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ मेड देयर अंडर. सेकंड, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए. किसके साथ वो कंसिस्टेंट होने चाहिए? जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है ऑडिट और अकाउंट्स की. थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. कोई भी ऑर्डर्स जो हायर अथॉरिटी ने बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. एंड फोर्थ, जो भी अप्रूवल दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, अगर अप्रूवल सेपरेटली नहीं दिया है तो जिन्होंने भी ये अप्रूव किया हुआ है उनके पास रूल मेकिंग के पावर है, राइट. ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ओल्ड कोर्स में पूछा भी हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं. फिर है ऑडिट ऑफ सैंक्शंस. The auditor has to ensure that each item of expenditure is covered by a sanction, either general or special, of the competent authority. ऑडिटर को ये देखना होगा कि जितने भी एक्सपेंडिचर आइटम्स है वो सैंक्शन हुई होनी चाहिए विथ जनरल और स्पेशल ऑथराइजेशन का स्पेशल सैंक्शन बाय competent authority. The audit of sanction is directed both in respect of ensuring that the expenditure is properly covered by a sanction and also to satisfy that the authority sanctioning it is competent for the purpose by virtue of the powers vested in it by the provisions of the constitution and of the laws, rules or orders made there under or by the rules of delegation of financial powers made by authority competent to do so. यहाँ पर जो ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में लिखा था वही चीज़ है कि जो एक्सपेंस हुआ है वो सैंक्शन के हिसाब से होना चाहिए, जनरल या फिर स्पेशल, और वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्चुअल में कॉम्पिटेंट है या नहीं एज पर द रूल्स रेगुलेशंस, राइट, वो देखना होगा. फिर थर्ड है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स. ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स एम्स एट ascertaining that the expenditure incurred has been on the purpose for which the grant and appropriation had been provided and that the amount of such expenditure does not exceed the appropriation made. जो भी प्रोविजन अप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट्स किया हुआ है तो उसी हिसाब से वो एक्सपेंडिचर हुआ है वो देखना होगा. सिंपल. फोर्थ है प्रोप्राइटी ऑडिट. According to propriety audit, the auditors try to bring out cases of improper, avoidable or ineffective expenditure even though the expenditure has been incurred in conformity with the existing rules and regulations. प्रॉपर्टी ऑडिट का पर्पस ये है कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है भले ही वो सैंक्शन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हुआ है बट वो इम्प्रॉपर है, अवॉइडेबल है, इनइफेक्टिव है, उसकी जरूरत नहीं थी तो वो एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, राइट. क्योंकि वो पब्लिक के फंड्स है तो वो मिसयूज नहीं होने चाहिए, अवॉइडेबल रीजंस के लिए यूज नहीं होने चाहिए.
With the passage of time, it was felt that the regulatory audit alone was not sufficient to protect properly the public interest in the spending of money by the executive authorities. अब ऐसा देखा गया है कि सिर्फ जो रूल्स रेगुलेशंस है उस हिसाब से वो ऑडिट हुआ है या नहीं, उतना देखने से कुछ काम नहीं होगा, राइट। उसमें उससे आगे भी देखना जरूरी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं, राइट, आप नॉर्मल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, अगर आप ऑडिट करने कहीं पर भी जा रहे हैं और जो भी सीए फॉर्म में आप जॉब कर रहे हैं, आर्टिकलशिप वगैरह फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऑडिट करने किसी भी क्लाइंट के लिए जा रहे हैं, तो वो क्लाइंट आपको खाने पीने सब कुछ खर्चा आपको देगा, बट वो जेन्युइन होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाने जा रहे हैं, राइट, और आपको कॉफ़ी पीने की इच्छा है कि चलो मैं फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, राइट, काम करके थक गया तो कॉफ़ी चाहिए, तो हमें स्टारबक्स की कॉफ़ी चाहिए, 500 रुपीज़ की कॉफ़ी चाहिए, तो अगर ये डिमांड है आपकी तो वो नेसेसरी एक्सपेंस नहीं है। कॉफ़ी इस अगर चाहिए तो वो आपके लिए खर्चा करेंगे, राइट, वो खर्चा ज़रूरी है, ठीक है, फाइन, बट क्या वो 500 की कॉफ़ी पियेंगे तभी आप फ्रेश हो पाएंगे, तभी क्या आप काम कर पाएंगे? क्या अगर आपको वो खर्चा, मतलब आपको वो पेमेंट अगर खुद करना पड़ता, अपने पैसों से करना पड़ता, तो क्या वो आप फिर भी 500 की कॉफ़ी पीते एवरी डे? अगर नहीं तो ये आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो खर्चा गलत है, अवॉइडेबल है, राइट। वैसा ही चीज़ गवर्नमेंट के जो एंटिटीज है उसमें देखा जाएगा कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है क्या वो अवॉइडेबल है, इनइफेक्टिव है, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। A transaction may satisfy all the requirements of the regularity or audit insofar as the various formalities regarding rules and regulations is concerned, but may still be highly wasteful. वो रूल्स रेगुलेशन सैंक्शन के हिसाब से सब कुछ बराबर होगा, बट वो हाईली वेस्टफुल होगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना एट अ क्लाइंट प्लेस बाय द क्लाइंट्स मनी, राइट, वो ज़रूरी नहीं है ना। वो खाने पीने के लिए आपको अलाउ कर रहे हो और आपने खाने पीने की चीज़ मंगवाई, तो आप कहेंगे कि ये तो बराबर जो उन्होंने अलाउ किया है वही तो हम कर रहे हैं, बट प्रोप्राइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या तो 500 की कॉफ़ी पीना ज़रूरी है? नहीं, तो वो गलत है। For example, a building may be constructed for installing a telephone exchange but may not be used for the same purpose, resulting in unproductive expenditure. Or a school building may be constructed but used after 5 years of its completion in the case of avoidable expenditure. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए कि कोई बिल्डिंग बना दिया स्कूल के लिए बट वो अभी यूजफुल नहीं है, 5 साल के बाद यूज करेंगे, तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, 5 साल के लिए आपके फंड ब्लॉक हो गए, राइट। तो ये गलत चीज़ है, ये प्रोप्राइटी ऑडिट में कवर अप होता है। Audit should therefore try to secure a reasonably high standard of public financial morality by looking into the wisdom, faithfulness and economy of transactions. These considerations have led to the evaluation of audit against propriety, which is now being combined by the audit authorities with their routine function of regularity audit. अब इसीलिए कि वो एक्सपेंडिचर होना चाहिए या नहीं, वो विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, और वो रेगुलरिटी ऑडिट के साथ ज्वाइन कर दिया है, वह भी प्रोप्राइटी ऑडिट भी किया जाता है। इट इज हार्ड टू फ्रेम एनी प्रिसाइज रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी ऑडिट कैसे किया जाएगा, क्या क्या रूल्स, क्या क्या चीजें चेक करनी है, वो प्रिसाइसली कभी भी हम पॉइंट आउट चेक लिस्ट डाउन नहीं कर सकते हैं। Such an objective of audit depends for its acceptance on its appeal to the common sense and straight logic of the auditors and of those whose financial transactions are subjected to propriety audit. ये ऑडिटर को खुद सोचना होगा, उनके हिसाब से वो सिचुएशन में कॉमन सेंस और लॉजिक लगाकर वो देखना होगा कि वो एक्सपेंडिचर जरूरी है या नहीं। However, some general principles have been laid down in the audit code which have long been recognized as a standard of financial propriety. Audit against propriety seek to ensure that expenditure conforms to the principles which have been stated as follow. यहाँ पर कुछ principles दिए हैं, उनको consider किया जा सकता है propriety audit के लिए। The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. वो जो occasion की requirement है उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, prima facie ऐसा नहीं लगना चाहिए। Every public officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public monies as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. Auditor को ये देखना होगा, राइट, कि मतलब पब्लिक ऑफिसर को ये देखना होगा कि जो भी एक्सपेंडिचर है क्या वो खुद करते, तो क्या वो इतना एक्सपेंडिचर करते, हाँ या ना। अगर ना तो वो गलत चीज़ है, तो उसे रिपोर्ट किया जाएगा। मतलब कि ओकेशन, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, उनसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो गलत है। अगर आप खुद वो एक्सपेंडिचर आपको पे करना होता तो क्या वो करते या नहीं, वो इसका रिजल्ट या फिर जवाब होगा। प्रोप्राइटी ऑडिट में हम वो देख सकते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट इतनी थी, इनसे ज़्यादा हुआ है तो वो गलत है, भले ही वो सैंक्शन रेगुलेटेड रूल्स के हिसाब से है।
Second, no authority should exercise its powers of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to its own advantage. कोई भी अथॉरिटी है उनको कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करना है जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद के बेनिफिट के लिए हो. Third, public money should not be utilized for the benefit of a particular person or a section of community unless जो भी पब्लिक मनी है वो कोई भी कभी भी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए यूज नहीं होने चाहिए unless the amount of expenditure involved is insignificant. जो अमाउंट है वो insignificant है, immaterial है. और a claim for the amount could be enforced in court of law. या फिर वो जो claim है वो court of law कोई भी कोर्ट ने अलाउड किया है, उनके enforced उन्होंने वो ऑर्डर किया है. और the expenditure is in pursuance of recognized policy or a custom. कोई भी पॉलिसी कस्टम जो नॉर्मली किया जाता है इसी तरीके से होता है, राइट. एंड the amount of allowances such as traveling allowance granted to meet expenditure of a particular type should be so regulated that the allowance are not on the whole source of profit to the recipient. वो सिर्फ कोई reimbursement allowance वगैरह है traveling वगैरह का जिसमें से कभी भी वो जो पर्सन है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकता है. तो वो अगर कोई भी एक्सपेंस है तो वो चलेगा, राइट. तो यहाँ पर तीन चीजें बताई है प्रॉपर्टी ऑडिट के लिए, वो प्रिंसिपल कंसिडर करने हैं. सबसे पहले तो वो एक्सपेंडिचर ओकेशन की डिमांड से ज्यादा है या नहीं वो देखना होगा, मतलब कि खुद के पैसे होते तो क्या वो इतना एक्सपेंडिचर किया जाता है या नहीं. सेकंड, कोई भी अथॉरिटी है वो ऐसे एक्सपेंडिचर को अप्रूव नहीं करेंगे, सैंक्शन नहीं करेंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो खुद के बेनिफिट के लिए हो. थर्ड, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए जो स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है अनलेस, यहाँ पर कुछ उसके एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन दिए हैं. अगर वो अमाउंट है वो इनसिग्निफिकेंट है, इमटेरियल है. सेकंड, वो क्लेम है वो कोर्ट में एनफोर्स किया गया है. थर्ड, वो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी या कस्टम के हिसाब से है. एंड फोर्थ, जो भी अमाउंट है वो अलाउंस के लिए, ट्रैवलिंग अलाउंस जैसा कोई भी चीज़ है जिसमें से जो पर्सन को वो मिल रहा है उसमें से वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकता, वो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उतना ही वो पे कर पाएंगे. तो वो उनके एक्सेप्शंस है, राइट. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं. प्रॉपर्टी ऑडिट इंपॉर्टेंट है, राइट. It is the responsibility of the executive department to enforce economy in public expenditure. The function of audit is to bring to the notice of the proper authorities of wastefulness in public administration and case of improper, avoidable and ineffective or unproductive expenditure. जो जरूरी expenditure नहीं है, राइट, वो किए गए हैं अगर, तो वो अथॉरिटी को पता चले, वो प्रॉपर्टी ऑडिट का पर्पस है. सिंपल. ये सिर्फ वो 5 ऑडिट की समरी है, काम की नहीं है, वो ऑलरेडी हमने समझ लिया है. एक जो लास्ट ऑडिट जो है परफॉर्मेंस ऑडिट, वो समझते हैं. द स्कोप ऑफ ऑडिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू कवर एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट और फुल स्कोप ऑडिट. इसके 3 नाम है. ऑडिट में क्या क्या कवर अप होता है? एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस ऑफ द रिसोर्सेज, उसके लिए ऑडिट है, या फिर फुल स्कोप ऑडिट है, या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट है. जो भी रिसोर्सेज एक्सपेंडिचर का यूज होता है उसमें से कितना आउटपुट मिला, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है. Efficiency audit looks into whether the various schemes or projects are executed and their operations conducted economically and whether they are yielding the results expected of them. That is the relationship between goods and services produced and resources used to produce them, and examination aimed to find out extent to which operations are carried out in an economical and efficient manner. जो भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं उसमें से मैक्सिमम वो एफिशिएंटली यूज होना चाहिए, मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए और आउटपुट जो चाहिए वो मिलना चाहिए. तो वो एफिशिएंसी ऑडिट होगा. एफिशिएंटली वो यूज हुआ है या नहीं, वो लेबर हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, वो एफिशिएंटली यूज हुआ है या नहीं. इकोनॉमी ऑडिट looks into whether government have acquired the financial, human and physical resources in an economical manner and whether the sanctioning and spending authorities have observed economy. जो भी एक्सपेंडिचर किया है रिसोर्सेज के ऊपर, चाहे वो ह्यूमन, फाइनेंशियल या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो, तो वो सभी इकोनॉमिकल है या नहीं, मतलब चिपेस्ट वे में मिलने चाहिए, सबसे सस्ते होने चाहिए, बट विथ क्वालिटी होने चाहिए, राइट. इकोनॉमिक होने चाहिए, तो वो इकोनॉमी चेक करनी है. Effectiveness audit is an appraisal of the performance of programs, schemes, projects with reference to the overall targeted objective as well as efficiency of the means adopted for the attainment of the objectives. जो भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो हो रहा है तो उसमें से मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है या नहीं, वो इफेक्टिव है या नहीं, वो देखा जाएगा.
Efficiency cum performance audit, wherever used, is an objective examination of the financial and operational performance of an organization, program, authority or function and is oriented towards identifying opportunities for greater economy and effectiveness. Efficiency cum performance audit है, उसमें सारी चीजें इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो सारी चीजें देखी जाती है. वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट मिला है या नहीं वो देखा जाएगा. The procedure for conducting performance audit covers identification of topic, preliminary study, planning, execution of audit and reporting. जो हम नॉर्मली सारी ही चीजों में, सारे ही ऑडिट में करते हैं वही है, राइट. ये परफॉर्मेंस ऑडिट है, वो एक बार ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है, फिर से न्यू कोर्स में भी पूछ सकते हैं, राइट. तो ये थे एक्सपेंडिचर ऑडिट, जिसमें 5 टाइप के ऑडिट्स हमने समझे. ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स. सेकंड था ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ अ फंड. थर्ड था ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन. फोर्थ था प्रॉपर्टी ऑडिट एंड फिफ्थ था परफॉर्मेंस ऑडिट. क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. फिर ऑडिट ऑफ रिसिप्ट हमने समझ लिया ऑलरेडी. ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज भी समझ लिया है. ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स भी हमने समझ लिया है पूरा इन डिटेल. लास्ट पार्ट अब हमारा बाकी है, जो है रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स. The effectiveness of an audit depends on reporting results to the proper authority so that appropriate action may be taken to rectify the irregularities or impropriety where possible or to prevent reoccurrence. Audit है, राइट, वो किया, उसका रिपोर्टिंग प्रॉपरली होना चाहिए जो भी अथॉरिटी है उनको, तभी वो ऑडिट है उनका पर्पस सोल्व हो पाएगा, राइट. कोई भी इरेगुलरिटीज है, इम्प्रॉपरिटी है, कोई भी गलत अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो रोका जा सकता है, या फिर उनको रीअकरेंस से रोका जा सकता है, या फिर से ना हो वो ध्यान में रखा जा सकता है, राइट. The right as also the obligation to report on the results of audit findings is inherent to the institution of the Auditor General and is usually safeguarded in the Constitution under and related enactments. Article 151 of the Indian Constitution enjoins the C&H shall report on the accounts of the Union and of each of the state to the President or the Governor concerned, and the latter shall cause the report to be laid before the legislatures. The report should not only be presented to the legislature but thereafter also published adequately in order to create a proper climate of public opinion for taking remedial actions wherever necessary on the findings of the Auditor General. जो भी रिपोर्ट है वो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर को दिया जाएगा, राइट. वो हमने आगे भी समझा था इस पर, आर्टिकल 151, और उस हिसाब से वो धीरे बाकी जब भी अप्रूव सब कुछ हो जाएगा फिर वो पब्लिकली भी वो अवेलेबल होगा, पब्लिक डोमेन वेबसाइट पर भी मेंशन किया जाएगा वो, राइट. ताकि जो पब्लिक इन जनरल है वो भी अपने कोई ओपिनियन वगैरह है तो वो बता सकते हैं और रेमेडियल एक्शंस उस तरह से लिए जा सकते हैं. दिस may also constitute a more effective safeguard in the future. In India, the reporting is factual and the conclusions are left to be drawn by the reader. This is presumably to ensure total objectivity. Nothing debars C&AG from making recommendations in the audit report, but traditionally this has been left to be done by the Public Accounts Committee. जनरली C&AG है वो अपना ओपिनियन देंगे, क्या क्या गलत चीज़ है वो बताएंगे, बट हाँ उनके साथ वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं. बट इन इंडिया जनरली ऐसा माना जाता है कि C&AG है वो रिपोर्ट करेंगे और क्या अब एक्शंस लेने हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम रहेगा, राइट. तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑडिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होपफुली वो पूरा ही आपको समझ में आ गया होगा, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, राइट. चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी सोल्व करेंगे जो गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड है, राइट. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.